यहाँ नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। इस टॉपिक को दो उसमें डिवाइड किया है, एक थ्योरेटिकल पार्ट अलग डिवाइड किया है और कंपाउंड्स को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और उसके साथ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको समझें कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बॉडी के अंदर क्या रोल्स हैं। अगर हम देखेंगे कि पूरा बॉडी एक केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड है, डिफरेंट केमिकल्स बॉडी के अंदर इन्वॉल्व है जो एज ए न्यूट्रिएंट्स बॉडी उसको यूज़ करती है। अगर इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर और इसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। किसी भी बॉडी जिस मॉलिक्यूल को यूज़ करती है, जिस कंपाउंड्स को यूज़ करती है, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अगर माइनर चेंजेस आते हैं तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ करना, मेंटेन करना। और अगर वो स्टेबल नहीं होता, मेंटेन नहीं रहता, हाईली रिएक्टिव रहता है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन कर लेता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टी और फंक्शनल कैपेसिटी उसकी चेंज हो जाती है। बॉडी बहुत सारे कंपाउंड्स को एज ए न्यूट्रिशन करके यूज़ करती है, और वो न्यूट्रिशन जो है बॉडी जिसको यूज़ करती है, अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे बॉडी के सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर इसका इफ़ेक्ट होता है। माइनर चेंज अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर और उसके अंदर उसके मेन स्ट्रक्चर पर आते हैं तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और फिर उसको बॉडी एज ए न्यूट्रिशन करके यूज़ नहीं कर सकती। तो ये ऐसी कंडीशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी जिस चीज़ को यूज़ कर रही है और बॉडी के अंदर जितने केमिकल्स और डिफरेंट कंपाउंड्स डेवलप हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, कि उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइनर चेंजेस भी अगर आते हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका रिडक्शन होता है, तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा चांसेस ऑक्सीडेशन के होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो उसके पास से लॉस होता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। अगर रेडिकल्स फॉर्म हो गए तो एक दूसरे से इंट्रैक्शन करके नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ख़ास तौर से बॉडी के अंदर जो चांसेस हैं वो ऑक्सीडेशन के हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करते हैं। जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए कुछ कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, उसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट, ये वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट, ये वर्ड ही ये शो कर रहा है कि ये जैसे ये वर्ड बना है एंटी, और हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ये वर्ड जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये ही वर्ड ऐसे बना है, एंटी और ऑक्सीडेशन के दो वर्ड को मिला के। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, तो उसमें जो मेन जो है ऑक्सीडेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। तो यहाँ इसको एंटीऑक्सीडेंट हमने कंसिडर किया है। तो सिंपल, और उसके साथ साथ अब कोई चीज़ अगर ओपन होती है तो वो भी वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं। कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, विटामिन के प्रिपरेशंस हैं, दूसरे प्रिपरेशंस हैं, तो उसके भी ऑक्सीडेशन के होने के चांसेस होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं जो ऐसे कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, डिफरेंट डोसेज फॉर्म है, सायरप फॉर्म में है और पेरेंटल्स फॉर्म में है, और दूसरे डोसेज फॉर्म में भी ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं
तो उसके साथ अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं वो उसके कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है चांसेस है कि टॉक्सिक कंपाउंड्स वहाँ फॉर्म हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए विटामिन्स के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से उसकी वो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। और कुछ ऑयल्स हैं, कुछ फैट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, बहुत दिनों तक के रखे रहने से उसके अंदर स्मेल आ जाती है, जिसको रेंसिडिटी ऑफ ऑयल बोलते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल अगर हम ऐसे रखते हैं, ऐसे खुला हमने कई दिनों तक के इसको रख दिया तो उसमें से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डिटोरिएशन को रोकने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो सिंपल वे में एंटीऑक्सीडेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट विच इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट आर द एजेंट which inhibit the antioxidant are the agent which inhibit the process of oxidation. Antioxidant are the agent which inhibit the process of oxidation. Antioxidant are the agent which inhibit the process of oxidation. Antioxidant वो है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने वाले एजेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने वाले एजेंट वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट विच इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और हम उसको भी लिख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल की और फैट की रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डिटोरिएशन को रोकने के लिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आर द एजेंट which inhibit the process of oxidation and which are used to prevent the rancidity of oils and fat and deterioration of pharmaceutical preparation। के एंटीऑक्सीडेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, जिसको ऑयल्स एंड फैट की रेंसिडिटी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के डिकम्पोजिशन को, डिटोरिएशन को रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सिंपल वे में इसको दो टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो हम अलग अलग टाइप से, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और बहुत क्लासिफिकेशंस के मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। इसको दो मेन ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि इसको दो मेन ग्रुप में हम एंटीऑक्सीडेंट को दो मेन ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर हम एग्जांपल लिख सकते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये सब हम इनऑर्गेनिक सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट को देखेंगे तो यहाँ हम ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट को चार सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 सब ग्रुप। फर्स्ट है क्यूनॉल टाइप, क्यूनॉल टाइप पहला हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्यूनॉल टाइप। सेकेंड है पायरोगेनॉल टाइप,
गेलॉल टाइप, थर्ड है अमीन्स, एंड फोर्थ है डी हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्यूनॉल टाइप के अंदर अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ हम एग्जाम्पल टोकोफेरॉल लिख सकते हैं, टोकोफेरॉल्स हैं। इसके साथ पायरोगेलॉल में अमाइल गैलेट है, ऐसे अमीन्स में लेसिथीन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेंजोइक एसिड है। तो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट। इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये सारे एग्जांपल्स हम इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स में लिख सकते हैं। और ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर दिस ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। ए हम लिख सकते हैं क्यूनॉल टाइप, जिसका एग्जांपल टोकोफेरॉल है, पायरोगेलॉल टाइप जिसका एग्जांपल अमाइल गैलेट है, ऐसे ही अमीन्स के अंदर लेसिथीन एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर हम बेंजोइक एसिड इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जो है क्लासिफिकेशन इसमें लिख सकते हैं। अब अगर इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफ़ाइन एंड क्लासीफाई एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल। तो सिंपल वे में इस तरीके से इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन एंड क्लासीफाई एंटीऑक्सीडेंट विद एग्जांपल अगर पूछा है तो सिंपल वे में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और उसका क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली उसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे एक्ट करता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देखेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि क्लासीफाई एंटीऑक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट को क्लासीफाई करना है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट को क्लासीफाई करना है। तो बहुत इजीली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब यहाँ एंटीऑक्सीडेंट है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। हमने प्रैक्टिकल के अंदर एक रिएक्शन और टाइट्रेशन देखा था, वो रिडॉक्स रिएक्शन देखा था। रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। ये इसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर देखा था कि ये रिडॉक्स रिएक्शन इज़ ए साइमल्टेनियस प्रोसेस, कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये एक साइमल्टेनियस रिएक्शन है कि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस, ये चीज़ माइंड में रखें कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। यानी कंपाउंड के पास से इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये है उस ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दूसरा कंपाउंड किसी के पास से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जिसके पास से ले रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा कंपाउंड उसको इलेक्ट्रॉन लेगा। जो देने वाला है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लेने वाला है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जो एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा कंपाउंड उसका इलेक्ट्रॉन लेगा
यानी उसका रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वैसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर और रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर देखा हमने, वैसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहले हम इसको समझेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है इसके अंदर वो कि अगर इसमें ऑक्सीडेशन कोई अगर ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर है, कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज स्टेट में है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्टार से शो कर सकते हैं, जिसको स्टार से शो कर सकते हैं। और अगर ये रिड्यूस स्टेट में है तो इसका पास से इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में, जिसको हम स्टार मार्क करके कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई अगर ऑक्सीडाइज स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई अगर रिड्यूस स्टेट में है, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ नेट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो नेट रिएक्शन में ये अगर हमने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया तो यहाँ जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज स्टेट में था, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज स्टेट में था, एक कंपाउंड रिड्यूस स्टेट में था। तो जो ऑक्सीडाइज स्टेट में था इसके पास से ये अगर इस दूसरे कंपाउंड के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ऑक्सीडाइज स्टेट में था दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिड्यूस स्टेट में चला जाएगा, और जो रिड्यूस स्टेट में था ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज स्टेट में था उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लिया, वो रिड्यूस स्टेट में चला गया। जो रिड्यूस स्टेट में था उसने ये कंपाउंड को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो अब इजीली हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ क्या लिख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो मैं बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज सेम एज दैट इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज सेम एज दैट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है जैसा कि रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज साइमल्टेनियस प्रोसेस, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction means gain of electron. So we can write the net reaction as follows. इस तरीके से हम उसका net reactions लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम net reaction इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपल वे में द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज सेम एज दैट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। रिडक्शन हम बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इज एसेंशियली ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेट रिएक्शन लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिस एंटीऑक्सीडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट को 3 ग्रुप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं कि वो कैसे अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट में एक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव
ऑक्सीडेशन। पहला हम लिखें कि एंटीऑक्सीडेंट में एक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट इज ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रिपरेशन। पहले एंटीऑक्सीडेंट में एक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन। यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हम देखेंगे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं उसके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। यहाँ पर जैसे पैरासीटामोल सिरप है, पैरासीटामोल है, क्रोसिन सिरप जैसे हम जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल सिरप है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक पैरासीटामोल जो है ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। और इसके ये सिरप को प्रिपेयर करने के लिए इसके अंदर कलर भी यूज़ होगा, इसके अंदर वाटर भी यूज़ होगा, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होंगे, इसके अंदर ये स्वीटनिंग एजेंट इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए